हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि RPSC के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का है, जिसमें आज मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा। ठीक, उसके बाद जो प्रशांत सर हैं वो कंडेंस मैटर फिजिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक, वो कल डिस्कस करेंगे इसी समय 4 बजे। ठीक, उसके बाद जो हमारे साहिल सर हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस करेंगे इसी समय 4 बजे। ठीक, एंड देन अमृता मैम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगी 4 बजे। ओके, ठीक है। तो देखिए, ये RPSC 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ना। ओके, अच्छा, तो RPSC के बारे में एक बिग अनाउंसमेंट होने वाली है आज 6 बजे। जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं RPSC के रिगार्डिंग कि इसका एग्जाम कब होने वाला है और जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है वो उसकी फीस क्या है, ठीक है ना, और उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है ना, ये सारी चीजें आपको शाम 6 बजे पता चलेंगी। मैं चाहता हूं कि सभी के सभी लोग आए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। ठीक, ओके, ठीक है। तो सभी लोग 6 बजे आए और RPSC के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लें। ठीक, RPSC का जो एग्जाम है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक, और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बहुत सारे कोर्सेज के लिए होता है। फिलहाल फिजिक्स के लिए क्या है उस और अदर कोर्सेज के लिए वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। कितने बजे? 6 बजे। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग 6 बजे आए। तो देखिए, आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिस्टिकल और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स चेंज तो हो नहीं जाता है अगर कोर्सेज चेंज हो जाए, चाहे वो CSIR नेट के लिए हो, IIT JAM के लिए हो, गेट के लिए हो, या फिर किसी भी चीज के लिए हो, कभी फिजिक्स तो चेंज होनी नहीं। बस क्या है कि लेवल ऊपर नीचे हो जाता है बट कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक, तो ऐसा ना सोचे कि ये RPSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नया। ठीक, क्वेश्चंस के थ्रू मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कराऊंगा ये RPSC 2016 में जो आए हैं। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है। ठीक, और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो CSIR नेट या सेट लेवल का होता है। ठीक, ओके, ठीक है। तो और RPSC के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको 6 बजे मिलेगी। ठीक, तो सभी लोग आइएगा। ओके, यस, ठीक है। तो ये जो क्रैश कोर्स है हमारा RPSC फिजिक्स का, ये आज से स्टार्ट हो गया है ना। तो अपने आप को जल्दी से जल्दी क्या कराइए, एनरोल कराइए, ठीक है ना। और मोर डिटेल के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, और मैंने तो बताया कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल आपको कितने बजे मिलने वाली है? 6 बजे। तो 6 बजे आइए। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको 6 बजे मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हम CSIR नेट का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 25 जनवरी से। वो 25 जनवरी को स्टार्ट होगा। ठीक, तो सभी लोग अपने आप को एनरोल कराइए और अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसे तेजी दीजिए। ठीक, ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार और बता देता हूं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के एग्जाम में, ठीक है ना, कुल मिला के थर्मोडायनेमिक्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से 15 आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लाइव। ठीक, ओके, चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब्स, ठीक, एक सिस्टम एब्जॉर्ब्स 35 जूल ऑफ हीट इन द प्रोसेस इट डज 11 जूल ऑफ वर्क, द सिस्टम फॉलोज अनदर थर्मोडायनेमिक पाथ टू द सेम फाइनल स्टेट, है ना, ओके, फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सिस्टम है जो कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, 35 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक, और कितना वर्क करता है, 11 जूल वर्क करता है। ठीक, फिर बाद में एक बोल रहा है
कि सिस्टम एक और सिस्टम है, ठीक, जो कि जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसी है, सेम है। ऑल्दो सिस्टम अलग है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, ठीक, ओके। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों के कमेंट आए हैं। चित्रा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा ओके, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ये है पहली प्रोसेस में अगर हम देखें, और डेल्टा डब्ल्यू दिया हुआ है। फिर बाद में कहता है कि सेकेंड प्रोसेस है लेकिन इसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट्स कैसी है, सेम है, ओके, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो पूछ रहा है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी सेकेंड प्रोसेस के लिए, और वर्क कितना दे रखा है सेकेंड प्रोसेस में, 15 जूल दे रखा है। तो आपको क्या लगता है यहां पर क्या लगाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लगाना चाहिए हम लोगों को इसमें। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए, कोई बताएगा मुझे। विकास गुप्ता का आंसर आ रहा है 39, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक, ओके। आपने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है उसे जरा यहां पर मेंशन कीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यस हाँ, 39 जूल इज द राइट आंसर विकास, ओके। ठीक है, तो देखिए इसने ये कह दिया कि दोनों के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए जरा। अगर मैं डेल्टा यू देखूं, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स, राइट, ओके। तो उसका एडवांटेज हम इसमें, क्योंकि देखिए अगर आपको यहां पर देखिए पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही लगाएंगे भाई। डेल्टा क्यू दे रखा है, डेल्टा डब्ल्यू दे रखा है, तो इन्हें कनेक्ट कौन करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो कनेक्ट करता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो कौन सी प्रोसेस के लिए हो गया, फर्स्ट प्रोसेस के लिए हो गया, है ना, ओके, बहुत ही बढ़िया विकास। इंटरनल एनर्जी इज द कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया। इंटरनल एनर्जी इज द कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, 35 है, और डेल्टा यू आप निकाल लीजिए पहली प्रोसेस में, है ना, कितना डेल्टा यू आएगा वो निकल जाएगा, ये 11 हो गया। तो डेल्टा यू कितना आ गया आपका, सॉल्व करके बताएंगे। 35 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 24 जूल बचा। तो डेल्टा यू क्या दूसरी प्रोसेस के लिए भी यही होगा, क्या डेल्टा यू दूसरी प्रोसेस के लिए भी यही होगा, आंसर इज यस। क्यों होगा, देखिए पहली प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसी है, मतलब जो पहली प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट है वही दूसरी प्रोसेस के लिए भी है, और डेल्टा यू इज ओनली द फंक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, राइट, है ना। तो डेल्टा यू अगर सेकंड वाले के लिए भी बात करूं तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा, जितना फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज व्हाट, डेट इज 24 जूल। तो 24 जूल तो आ गया ये, राइट है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू 2 इज इक्वल टू डेल्टा यू 2 प्लस डेल्टा डब्ल्यू 2, राइट। डेल्टा क्यू 2 पूछा हुआ है, डेल्टा यू 2 डेल्टा यू 1 के बराबर है ना। तो यहां पर लिख देंगे 24, और वर्क कितना दिया हुआ है इसने, वर्क दिया हुआ है 15 जूल, ठीक, तो 15 रख देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, किसी ने बताया था, विकास ने बताया था इसका आंसर, ठीक है ना, 39 इज द राइट आंसर, ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग चित्रा, ओके। तो यहां पर कॉन्सेप्ट की देखिए, आपको क्या लगाना है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है उसके हिसाब से फॉर्मूले का चुनाव कीजिए, और उसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है, डेट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल क्या स्टेट। आपको पता है कि स्टेट क्या होती है, जैसे लाइक अभी कोई गैस है वो एक स्टेट में है, फिर कोई प्रोसेस हुई, उसे कंप्रेस किया, फिर वो दूसरी स्टेट में पहुंच गई, ठीक है ना। तो जो दो स्टेट को कनेक्ट करती है चीज उसे बोलते हैं प्रोसेस, समझ रहे हैं। तो अगर स्टेट सेम है ना तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है, क्योंकि क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, एंड स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल क्या स्टेट।
कोई मुझे बता सकता है कि एक और स्टेट फंक्शन का कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? यस काव्य पूछ रहे हैं सर जीपीएससी का क्लास कब होगा? देखिए आरपीएससी जीपीएससी कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक। तो अगर हम लोग आरपीएससी का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं तो जीपीएससी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। कोई इतना खासा डिफरेंस नहीं है, फिजिक्स थोड़ी ना चेंज हो जाता है। यश ठीक, ओके, समझ रहे हैं? आप बने रहिए और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं कि अगर इस जैसा क्वेश्चन आ गया, ये देखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए होते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया जाता है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक। ओके, तो आप बने रहिए यश, ठीक ठीक है। तो 39 जूल इसका आंसर आ गया, मैंने बता दिया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमने लगाया केवल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड द फाइनल क्या स्टेट्स, ठीक है ना। ऑल द सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, चित्रा शाबाश, पीवीटी आर द स्टेट वेरिएबल, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए स्टेट वेरिएबल, ठीक है ना। हाँ, पीवीटी स्टेट वेरिएबल होते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ द आइडियल गैस, जिसके लिए जो गामा की वैल्यू है वो कितनी दी है, 1.4, ठीक। एक आइडियल गैस को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर, समझ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जा रहा है एक आइडियल गैस को, और कहा जा रहा है कि इफ 140 जूल ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, ठीक है ना, जो गैस ने 140 जूल एनर्जी क्या की है, अब्सॉर्ब की है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए, इसने दिया है कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कितनी अब्सॉर्ब होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे, ठीक है ना, बताइए जरा कि कितनी हीट अब्सॉर्ब होती है, बताइए। डेल्टा क्यू, अगर कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात चल रही है तो हम क्या बोलते हैं, एनसीपी डेल्टा टी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर गामा की वैल्यू भी दे रखी है, आपको पता है गामा क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी होता है ना। सारे जो फॉर्मूले हैं ना वो दिमाग में होने चाहिए पहली बात तो, ठीक है ना। फिर उन फॉर्मूलों को यूज कैसे करना है वो आपका, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये जो स्किल है वो बढ़ता चला जाएगा कि कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही फॉर श्योर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ही बढ़िया विकास एंड विकास एनसीपी dt, बहुत ही बढ़िया, डेट्स नाइस। ओके, तो डेल्टा क्यू बराबर एनसीपी डेल्टा टी हो गया। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता सकते हैं आप क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर हीट एब्सॉर्ब्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, राइट है या नहीं, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर इसने चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रखा है भाई, तो एक काम करते हैं, गामा जब दिया हुआ है तो हमें सीपी अपॉन सीवी मिलेगा कैसे, आप बताएंगे? हाँ, बता पाएंगे? ये इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, है ना। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, इक्वेशन 1, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। इक्वेशन 2 को डिवाइड करिए 1 से, आपको मिल जाएगा डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू मिलेगा एनसीवी dt अपॉन एनसीपी dt। तो आपका देखिए dt से dt कट जाएगा है ना, dt से dt कट गया, n से n कट गया, ये कितना आ गया, cv अपॉन cp आ गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहां से, डेल्टा u इज इक्वल्स टू, ओके यहां पर लिख देता हूं, है ना, यहां पर लिख देता हूं, डेल्टा u इज इक्वल्स टू मिल रहा है हमें cv अपॉन cp इंटू डेल्टा q, ठीक है ना। तो डेल्टा u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा q अपॉन
गामा, कैसे, सी वी अपॉन सी पी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा ना, तो मैंने 1 अपॉन गामा लिख दिया यहाँ पर, ठीक हो गया। अच्छा डेल्टा क्यू की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है, कितनी हीट अब्सॉर्ब हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पर, दैट इज द 140, राइट, ओके। तो 140 अपॉन 1.4, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया तो कितना हो गया, 100 जूल हो गया, राइट है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया विकास, 100 जूल इज द राइट आंसर। चित्रा, दैट्स नाइस, 100 जूल इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में किसी का अगर आते नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने, वो बच्चा भी सॉल्व करने लग जाएगा अगर वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा तो, ठीक, ओके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, द efficiency of ideal Carnot engine in terms of the adiabatic expansion ratio। कोई मुझे बताएगा कि इफिशियंसी क्या होती है कार्नोट इंजन की, नॉर्मली क्या होती है, पहले कमेंट बॉक्स में बताइए सभी के सब, ओके बताइए जरा कितनी होती है नॉर्मली, इफिशियंसी कितनी होती है कार्नोट इंजन की इन द टर्म्स ऑफ T1 T2, सभी लोगों को याद होगा। देखिए मैं बताता हूं कितनी होती है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। लेकिन अब क्या करें, आंसर इसमें दे रखा है, किसमें, एक्सपेंशन रेशियो और एडियाबेटिक कांस्टेंट, ये कहां से है, एडियाबेटिक कांस्टेंट तो सर समझ में आता है, चलो गामा है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या चीज है जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो है, ठीक, कोई बताएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है। चित्रा 1 बोल रही है, नहीं 1 नहीं है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो जो होता है ना, देखिए अगर आपको कार्नोट साइकिल याद है, ठीक, देखिए कार्नोट साइकिल में क्या होता है, पीवी डायग्राम होता है, दो आइसोथर्म्स कैसे जुड़े होते हैं, दो आइसोथर्मल प्रोसेस दो एडियाबेटिक प्रोसेस से जुड़े होते हैं, ठीक, आपको पता है कि ये ऐसे करके दो एडियाबेटिक प्रोसेस से जुड़े होते हैं, ठीक। इसे इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं, क्या हो गया, ये V1 हो गया, इसे क्या मान लेते हैं, इसे ये सेकेंड वॉल्यूम हो गया, फिर इसके बाद ये थर्ड वॉल्यूम हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया, फोर्थ वॉल्यूम हो गया, राइट, यही तो होती है कार्नोट साइकिल। तो जो इसमें ये टर्म है, टर्म एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, एक्चुअली यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, आपको याद हो इस वाली प्रोसेस में मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर क्या होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, हाँ बहुत बढ़िया विकास, वॉल्यूम का रेशियो ही होता है एडियाबेटिक, वॉल्यूम जो होता है उसी का रेशियो को क्या बोल देते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो बोल देते हैं, ठीक। अगर यहां पर हम देखें तो V3 क्या है, वो ज्यादा है किससे, V2 से, मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये वाली एडियाबेटिक एक्सपेंशन है अगर पर्टिकुलरली बोलूं तो यहां पर वॉल्यूम V3 है और यहां पर वॉल्यूम क्या है, V2 है, ठीक है ना। तो जो V3 अपॉन V2 होता है उसे ही क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं, ठीक हो गया, समझ रहे हैं, ओके। तो ये इतना पता चल गया भाई, जो क्वेश्चन हमें पजल कर रहा था इतनी देर से कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, वो मैंने बता दिया। जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है उसमें एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में जब जाता है, ठीक है ना, तो वो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम विल गिव यू द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, राइट, ओके, बहुत बढ़िया यश, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स, राइट, ठीक है। तो अब इस वॉल्यूम को कनेक्ट करना होगा किससे, टेम्परेचर से, है ना। तो मैंने बताया कि ये दो आइसोथर्म्स हैं T1 और T2, ठीक है ना, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस में हम इंटरेस्टेड हैं, कौन सी वाली में, इधर वाली में। यहां पर अगर मैं देखूं टेम्परेचर कितना है, T1 है, और वॉल्यूम कितना है, V2 है। यहां पर अगर मैं देखूं टेम्परेचर कितना है, T2 है, और वॉल्यूम कितना है भाई, V3 है, समझ रहे हैं। और ये प्रोसेस कौन सी है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, अभी बताया हमने, है ना, ओके, दैट्स नाइस। तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। तो आपको पता है कि अगर T और V में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एडियाबेटिक इक्वेशन यूज कर लेंगे T और V में जो होती है। देखिए वैसे तो होती है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक हो गया, है ना।
लेकिन अगर हमें टी और वी में चाहिए तो टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पर अगर इनिशियल स्टेट की बात करें तो ये है, और फाइनल स्टेट की बात करें तो ये है। पूरा डिटेल में क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको इस ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक, ओके। ठीक है, तो अगर इनिशियल स्टेट की बात करूं तो टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना है भाई, V2 है टू द पावर गामा माइनस वन, ठीक हो गया। और यहाँ पर टेम्परेचर फाइनली कितना हो गया T2 और वॉल्यूम कितना हो गया V3 टू द पावर गामा माइनस वन, ओके कूल। ओके, तो हमें क्या चाहिए भाई, इफिशियंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, बस T2 अपॉन T1 की वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया काम, है ना। तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू कितना आ गया, V2 अपॉन V3 टू द पावर गामा माइनस वन। अभी तो बताया V3 अपॉन जो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो है ना, अभी तो हमने डिफाइन किया। तो V2 अपॉन V3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा ना। जब V3 अपॉन V2 रो है तो V2 अपॉन V3 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा, ठीक हो गया। टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 माइनस T2 अपॉन T1, बस T2 अपॉन T1 इन द टर्म्स ऑफ क्या आ गया, गामा और रो आ गया, उसी ऑप्शन वही दे रखा था, है ना। चित्र बहुत ही बढ़िया, दैट्स नाइस एंड यश दैट्स गुड, एडियाबैटिक रिलेशन, राइट। तो T2 अपॉन T1 की हमारे पास वैल्यू आ गई। इफिशियंसी क्या होती है बच्चों, 1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है, राइट है। तो 1 माइनस T2 कितना है, T2 अपॉन T1 की वैल्यू अभी तो निकाली यार, 1 अपॉन रो गामा माइनस वन, ठीक। तो 1 अपॉन रो गामा माइनस वन। वैसे तो बच्चे डायरेक्ट भी याद रखते हैं, कुछ बच्चे इस रिलेशन को डायरेक्ट याद रखते हैं, बट कितना डायरेक्ट याद रखोगे, इतने सारे रिलेशन है फिजिक्स में, कब तक डायरेक्ट याद रखोगे। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिन्हें डायरेक्ट याद रखा जाता है, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड रिजल्ट, ओके, ठीक। इवन कुछ बच्चों ने तो ये भी पहली बार सुना होगा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन रेशियो भी कुछ होता है, राइट, ये सुन लो। बहुत ही बढ़िया विकास, आप इतनी मुश्किल से ये इक्वेशन टाइप कर रहे हैं, ठीक, थैंक यू बहुत ही बढ़िया, दैट्स नाइस। 1 माइनस, दिस इज द राइट आंसर, विकास ने बिल्कुल ठीक दिया है, दैट्स नाइस, ओके भैया मैं समझ सकता हूँ इक्वेशन टाइप करना काफी मुश्किल हो जाता है कमेंट में, वो भी इस तरीके की 1 अपॉन रो गामा माइनस वन, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके, तो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय व्हाट। भाई फर्स्ट लॉ पहले बताइए मुझे क्या होता है, कोई बताएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सर क्या पूछ रहे हो इतना इजी चीज, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीडीवी। सर ये तो हमने 11th में पढ़ लिया था, सभी ने पढ़ लिया होगा, है ना, लेकिन 11th में एंट्रोपी नहीं थी, राइट, यस, ओके। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू प्लस पीडीवी होता है। अब ये कह रहा है कि कंबाइंड क्या है सर, कंबाइंड में बस एंट्रोपी को और इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, कंबाइंड हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये नेट लेवल का तो नहीं है, बट सेट आरपीएससी और जीपीएससी वगैरह में इजीली आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। विकास गुप्ता, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नीरज मिश्रा, दैट्स नाइस। कौशिक, दैट्स नाइस, बहुत ही बढ़िया, दस, ओके। तो फर्स्ट, अब आपको पता है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो मान लीजिए कोई सिस्टम डी क्यू करता है, तो उस हीट को उस टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाती है, चेंज इन एंट्रोपी मिल जाती है, राइट। तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर बस पुट कर दीजिए डी क्यू की वैल्यू, तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, राइट है। तो डी क्यू यहाँ पर लिख दीजिए, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा आई थिंक अभी आगे देखते हैं, क्या पता इससे भी आसान मिल जाए क्वेश्चन, है ना। तो ये तो काफी इजी था, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, है ना, नो डाउट, फर्स्ट इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे फिफ्थ क्वेश्चन सभी लोग देखिए और ट्राई करिए। 1 मोल ऑफ द गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब अगर पहले वॉल्यूम V था तो अब कितना हो गया, 4V हो गया, राइट है।
तो क्या पूछ रहे थे, चेंज इन द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ द आर, गैस कांस्टेंट आर, ठीक है ना। आर के टर्म्स में क्या बतानी है, चेंज इन एंट्रोपी। कोई बताएगा इसका आंसर क्या होगा, क्या अप्रोच लगाई जाएगी। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। क्या होता है चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला, डी एस इज इक्वल टू कितना होता है भाई, इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी होता है। अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज कैसे निकालता है, डी एस बराबर डी क्यू बाय टी निकालते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा चेंज निकालना है तो क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर भी पल पल चेंज होता रहता है ना सिस्टम का, तब आपको ये लगाना है, ठीक। और वैसे अगर बहुत ही स्मॉल चेंज एंट्रोपी में निकालना है तो ये लगा दीजिए, है ना। और टोटल वैसे भी अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो ये डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ऐसा आएगा। और फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी तो लिखेंगे, वही तो डेल्टा एस है, राइट। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर बी आ रहा है, कौशिक का बी आ रहा है। ओके, नीरज 5 log 4, 5 नहीं, वो 1 मोल है बेटा, 5 मोल नहीं है, 1 मोल है, ठीक है ना नीरज। दैट इज नॉट 5 मोल, दैट इज 1 मोल। वो 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर है वो। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, तो डी क्यू के बारे में बात करी जाए तो डी, देखिए मैं यहां पर ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डी क्यू चेंज होता रहता है। आपको पता है कि डी क्यू क्या क्या हो सकता है, डी क्यू बहुत कुछ हो सकता है। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो सकता है, राइट है। डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एन सी पी डी टी हो सकता है। डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी हो सकता है। डी क्यू इज इक्वल टू और क्या हो सकता है भाई, और सी डी टी हो सकता है, वेयर सी इज द हीट कैपेसिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, ठीक, यू विल चूज एनी डेफिनेशन ऑफ द डी क्यू, राइट है, ठीक। तो यहां पर क्या यूज करेंगे हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखी है और गैस है, तो गैस के लिए जनरली हम ये वाला यूज करते हैं या फिर इन दोनों में से यूज करते हैं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो ये यूज करते, प्रेशर कांस्टेंट होता तो ये यूज करते, इस हीट कैपेसिटी दी होती तो ये वाला यूज करते, और यहां पर क्या है, गैस है तो ये वाला यूज कर लेते हैं। तो जरा लिखिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी अपॉन क्या, टी, राइट है, ठीक है ना। ओके, दैट्स नाइस। तो देखिए यहां पर टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है एंड इंटरनल एनर्जी इज ओनली द फंक्शन ऑफ द व्हाट, टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर डजंट चेंज, इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज, ठीक। बताएगा कोई कि इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इसमें, नहीं होगी, ठीक। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि केवल मैं ये क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूं, इसके साथ साथ और क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चन की वो भी मैं आपको बता रहा हूं, राइट। ओके, तो हमारे पास जो डेल्टा एस आया वो कितना आया, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी अपॉन क्या है, टी है। भाई अभी तो ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, नीचे टी ऊपर क्या डी वी, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कोई बताएगा आप मुझे यहाँ क्या यूज करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए अब मुझे क्या यूज करना चाहिए। हाँ, डेल्टा यू इज जीरो, कौशिक डेल्टा यू इज जीरो, बहुत बढ़िया। तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर पी डी वी लिखा हुआ है ना, और क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया, तो पी डी वी को लिख सकते हो आप। अच्छा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है ना, तो पी को रिप्लेस कर दीजिए, जरा करिए, तो क्या आ गया, एन आर टी है ना, डी वी अपॉन क्या, टी, टी से टी कैंसिल, एन आर क्या आ गया, और आई थिंक आई एम मिसिंग द वी हियर, तो ये आ जाएगा डी वी अपॉन वी। बस इसे इंटीग्रेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। इसे इंटीग्रेट कौन नहीं कर सकता, अरे भाई अगर नेट की कोचिंग कर रहे हैं, जीपीएससी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन नहीं बता सकते आप लोग। डीवी ओवर वी का, डीएक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बी इज द राइट आंसर विकास, दैट्स नाइस। ओके, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर कितना हो जाएगा, ये लॉग वी एफ अपॉन वी आई। मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल ये हो गया, ठीक है ना, लॉग, ठीक, लॉग ए माइनस लॉग बी आएगा, दैट इज लॉग ए अपॉन लॉग बी, राइट है,
ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू मोल कितना दिया 1 आर लॉग फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया भाई, उसने बोला था क्वेश्चन में V से 4V हो गया वॉल्यूम, 4 गुना हो गया वॉल्यूम, है ना, तो 4 गुना हो गया तो VI ये V हो गया और VF कितना हो गया 4V हो गया, राइट है, ठीक है, दैट्स नाइस। तो ये हो गया 4V अपॉन V, तो डेल्टा S इज इक्वल टू आ जाएगा R लॉग 2 टू द पावर 2, 4 को क्या लिख लिया हमने 2 टू द पावर 2, तो 2 सामने आ गया तो 2R लॉग 2। अरे लॉग 2 की वैल्यू बेस E क्या होती है, हाँ आइडियल गैस नहीं दी है, देखिए जब तक वो बोले ना क्वेश्चन में कि रियल गैस है आइडियल गैस है चित्रा, तो आप क्या करेंगी हमेशा आइडियल गैस एज्यूम करेंगी, वरना अगर रियल गैस हो तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि आइडियल गैस है या नहीं है तो यू विल यूज द आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक, ओके। अगर गैस है तो कोई ना कोई सी तो होगी, या तो आइडियल होगी या रियल होगी, है ना, तो अगर नहीं दिया है तो आइडियल यूज करिए आप। हाँ बहुत बढ़िया कौशिक, दैट्स नाइस, ठीक है ना। 2R और log 2 की जो वैल्यू है बेस E, अरे भाई न्यूक्लियाई चैप्टर में पढ़ा होगा, है ना, T हाफ की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, ठीक, तो क्या आता है log 2 अपॉन लैम्डा आता है ना, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693, है ना, तो log 2 बेस E की जो वैल्यू होती है 0.693 होती है, यस और नो, यस, ओके। तो 0.693 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.1387 और क्या R, ठीक है ना, तो डेल्टा S की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी 1.387 इंटू R, ओके, दैट्स नाइस चित्रा। 0.693 इज द, बहुत ही बढ़िया, log 2 की वैल्यू, ठीक है ना, log 2 की वैल्यू सभी लोग याद रखिए, बेस E की बात कर रहा हूं मैं, बेस 10 की कितनी होती है 0.301 होती है आई थिंक, लेकिन बेस E की जो होती है 0.693 होती है, ओके। विकास गुप्ता पूछ रहे हैं कैलकुलेटर अलाउड होता है या नहीं आरपीएससी में। विकास गुप्ता ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको 6 बजे आना पड़ेगा, ठीक है ना, 6 बजे आरपीएससी का बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है ना, कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, ठीक है ना, इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसका पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आप 6 बजे आइएगा, ठीक है, ओके। और ऑलमोस्ट सभी तरीके के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं, जैसे आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, ठीक है ना, तो उनका जो पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर मैं कोर पेपर की बात करूं, जैसे फिजिक्स की बात करें इस तरीके से, ओके। विकास गुप्ता दैट्स नाइस, वो बेस 10 के लिए होता है जो आप बोल रहे हैं 0.3010, ओके। चलिए होपफुली सबको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता, लेकिन ये आया कैसे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने की, वो सारी मैंने डिस्कस कर ली, देखिएगा जरा। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा DQ विल बी चूजन फ्रॉम हियर। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डायरेक्ट ये यूज करिए, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डायरेक्ट ये यूज करिए, ठीक है ना, और हीट कैपेसिटी दी है तो डायरेक्ट ये यूज करिए, है ना, ओके। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो इसके लिए तो भाई आपको मैक्सवेल रिलेशंस याद होने पड़ेंगे, ठीक है ना। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती है मैक्सवेल रिलेशन याद करने की, मेरी भी अपनी एक ट्रिक है, मैं वही शेयर करूंगा, ठीक है ना। आपको अगर अपनी वाली अच्छी लगती है और अच्छे से आती है तो डेट्स ओके, बट आप ये वाली भी देखिए जरा क्या है ट्रिक। तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है TPTV, ठीक है ना, TPTV PSVS, TPTV PSVS याद हो गया, TPTV PSVS, ओके याद रखिए। तो देखिए जरा मैं कैसे बनाता हूं, TPTV PSVS, इधर जगह नहीं बची, हाँ थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं जरा, है ना। तो क्या है TPTV PSVS, ठीक है ना, TPTV PSVS याद रह जाएगा, याद कर लो TPTV PSVS, TPTV PSVS हो गया याद। कितना टाइम लग रहा है,
कुछ नहीं, इजी है ना। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता होना चाहिए जो प्रेशर का कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, कोई बताएगा? प्रेशर और वॉल्यूम का कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? प्रेशर का कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मतलब समझते हैं ना, कॉन्जुगेट वो क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की कॉन्जुगेट क्वांटिटी वो होती है जिससे उन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर एनर्जी की डायमेंशन बन जाए। समझ रहे हैं? तो P में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी बन जाए? वॉल्यूम, राइट है। और एंट्रोपी में किसकी मल्टीप्लाई करें जो एनर्जी बन जाए? दैट इज द टेम्परेचर, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो P का कॉन्जुगेट क्या होता है? V होता है, तो डेवर V आ जाएगा इधर। T का कॉन्जुगेट क्या होता है? S होता है, तो डेवर S आ जाएगा। तो इतना आ गया समझ में? ठीक है ना, इधर S है तो यहाँ पर S लगा दीजिए, इधर V है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? V लगा दीजिए। ये तो पहला रिलेशन हो गया, ठीक। और यहाँ इक्वल लगा दीजिए। और पहला और चौथा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, याद रखिए, पहला और चौथा नेगेटिव। दिस इज जस्ट द ट्रिक, ठीक है ना। ओके ओके तो ये पहला रिलेशन हो गया। मैंने क्या बताया कि आपको क्या याद रखना है? टीपी टीवी पीएस वीएस, ठीक। तो टीपी टीवी पीएस वीएस है ना, टी के साथ एस, पी के साथ वी, ठीक। अगर यहाँ पर वी तो इधर एस, और यहाँ पर एस तो इधर वी। समझ में आती है बात? तो टी डेवर टी, और इधर क्या आ जाएगा? टी का कॉन्जुगेट क्या होता है? एस। वी का कॉन्जुगेट क्या होता है इधर क्रॉस में? पी होता है, राइट है। इधर पी है, इधर एस है, तो इधर एस आ गया। और इधर पी है, इधर एस है, तो यहाँ पे आ गया पी आ गया। ठीक हो गया? समझ में आती है इतनी बात? ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, तो यहाँ पर डेवर पी और यहाँ क्या आ जाएगा? डेवर वी। यहाँ पर डेवर एस, तो यहाँ क्या आ गया? डेवर टी, राइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर v है, तो यहाँ t के नीचे क्या आ जाएगा? v, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? v की जगह t आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, v के साइड में। ओके, बहुत बढ़िया सभी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो डेवर v ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा? s है, इधर t आ गया, और इधर v है, तो इधर क्या आ गया? p आ गया। ठीक है ना। और मैंने बताया पहला और चौथा कैसा होना चाहिए? वो नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो पहला और चौथा क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। इधर s, यहाँ p है और यहाँ t है, तो इधर t आ गया, राइट। तो ये चार मैक्सवेल रिलेशन है। बस आपको क्या याद रखना है? टीपी टीवी और पीएस वीएस, बस। फिर कॉन्जुगेट कर करके उसका क्या कर लीजिए, फिर इस तरीके से बना लीजिए, है ना। तो बताएंगे आप देख के कि कौन सा रिलेशन ट्रू है इनमें से। वो ये पूछ रहा है कि विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है, नॉट करेक्ट कह रहा है, ठीक है ना, करेक्ट नहीं पूछ रहा। तो पहला वाला क्या करेक्ट है? डेवर टी ओवर डेवर बी, डेवर पी, ये तो बिल्कुल सही है भाई, पहला ठीक है। दूसरे के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? डेवर एस ओवर डेवर बी, दिख रहा है क्या यहाँ पर? डेवर एस ओवर डेवर बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये भी ठीक है भाई, ठीक है ना। हाँ विकास, डी इज द राइट आंसर, डी गलत है, बिल्कुल सही बताया आपने। चित्रा, दैट्स नाइस, डी इज द राइट आंसर। तो डेवर टी ओवर डेवर पी इज इक्वल टू डेवर वी ओवर डेवर एस है क्या कहीं पर? ये रहा, ठीक है ना, ये भी ठीक है। ये वाला कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये ठीक हो जाता, है ना। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, इसलिए क्या है ये गलत है। तो यही पूछ रहा था कि विच इज नॉट करेक्ट, ठीक। तो भाई डी इज नॉट करेक्ट, समझ रहे? तो इजी था, ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ इसमें फिजिक्स तो था नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन बढ़िया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, जरा सोच के बताइएगा। एंथैल्पी हैज द डायमेंशन ऑफ द एंट्रोपी। क्या एंथैल्पी की जो डायमेंशन है वो एंट्रोपी होती है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या क्या होता है? गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर, मतलब ये GPHU यही तो होते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स। और इनकी U की क्या होती है डायमेंशन, कोई बताएगा मुझे? U की डायमेंशन क्या होती है? एनर्जी होती है। तो भाई G की भी एनर्जी होगी, P की भी एनर्जी होगी, और H की भी क्या वो P नहीं, हाँ एक होता है F और होता है, ठीक। F याद है? F क्या होता है? F इज द फ्री एनर्जी,
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, H क्या होता है एंथैल्पी, और G क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी होता है। तो ये चारों जो होता है ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के नाम से जाने जाते हैं, और चारों की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो एनर्जी की डायमेंशन है, राइट। ओके, नीरज मिश्रा बोल रहे हैं, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं कि डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, पहला तो भाई गलती हो गया, एंट्रोपी की डायमेंशन तो होती नहीं एंट्रोपी की, वो एंथैल्पी की, एंथैल्पी तो एनर्जी की डायमेंशन है ना। और फिर सेकंड कहता है कि फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस द चेंज इन द एंथैल्पी इज इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। क्या ऐसा होता है क्या, आइसोबारिक प्रोसेस है, अगर P कांस्टेंट है तो क्या चेंज इन द एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन द क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ठीक, ये तो देखना पड़ेगा ना सारी चीजें। तो अभी इसे होल्ड पे रखते हैं, पता नहीं है सही है या नहीं है। सी में क्या बोल रहा है कि रिमेन कांस्टेंट इन द रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगी किसमें, आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोबारिक एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक, ओके। और ऑलवेज इंक्रीजेज इन द रिवर्सिबल आइसोबारिक और एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल्टा H को, चेंज इन द एंथैल्पी को किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपने वो ट्रिक तो पढ़ी होगी, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए उस ट्रिक की हेल्प से आप जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं उनमें चेंज लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके, कि उनमें चेंज कितना हुआ वो आप उस ट्रिक से लिख सकते हैं, ठीक है। सी विकास बोल रहे हैं सी, और मोस्ट मुझे लगता है कि सी इज द राइट आंसर विकास, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक। वी विल सी कि सी है या नहीं है ना, ओके। तो मैंने क्या बताया कि ये ट्रिक याद रखिए, इस तरीके का पहले तो डायग्राम बनेगा, ये अजीब सा डायग्राम जो है, इतना याद रख पाएंगे, हाँ रख पाएंगे। जब इतना कुछ इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन फिजिक्स में याद रख लेते हैं तो ये दो बॉक्स याद नहीं हो पाएंगे क्या। ये याद रखिएगा कि जो ऊपर वाला बॉक्स है वो लेफ्ट में है और जो नीचे वाला बॉक्स है वो राइट में है, ठीक है ना। अगर ये लेफ्ट राइट गलत कर दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। यहां से स्टार्ट कीजिए, एक सेंटेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्या है, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, अंडर हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन क्या टीचर्स, वो तो है ही, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, ठीक। आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रिक। बहुत बढ़िया, चित्रा ने पहले ही आंसर दे दिया, डी यू इज इक्वल टू पी डी वी, बट आपने अच्छा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी बताया उन्होंने, लेकिन इससे क्या हमें लीड मिलेगी, क्या हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा इस इक्वेशन से, सोच के बताइए, ठीक है ना। तो जी पहला वर्ड याद रखना है आपको, क्या कह रहा है, देखिए क्या, गुड जी फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन क्या टीचर्स। तो हमें क्या बनाना है, बनाना क्या है हमें, डी एच के बारे में तो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने, तो डी एच बना लीजिए। क्या है डी एच, कौन से वाले में आ रहा है जरा देख के बताएंगे। हाँ ये रहा डी एच, मतलब एच जो आ रहा है वो इस वाले में तो आ रहा है। याद रखिए इधर जब जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे नेगेटिव। अभी समझ में आएगा कैसे क्या है ना। तो डी एच को एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं मैं, तो डी एच इज इक्वल टू मैं लिखूंगा ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसे समझ लीजिए ओरिजिन पर है, ये क्या है पॉजिटिव एक्सिस में है, तो क्या लिख दीजिए डीपी लिख दीजिए, और कैसा आएगा डीपी पॉजिटिव। और ये इधर क्या है, ये भी पॉजिटिव में है ना, तो इसे क्या लिख दीजिए पॉजिटिव डीएस। ठीक हो गया, इतना लिखना आ जाएगा। पहले तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक ओके। तो पहले तो ये डायग्राम गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर से याद रखना है। अभी डीएच को चेंज इन द एंथैल्पी अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डीएच इज इक्वल्स टू, आप देखें तो एच से कनेक्टेड पी है वो भी ऊपर है तो पॉजिटिव डीपी लिख दिया, और एच से एक और कनेक्टेड है क्या एस, ठीक। तो मैंने क्या लिखा, वो भी
राइट में है तो पॉजिटिव ds लिख दिया। अब इनके कॉन्जुगेट इनके सामने लगा दीजिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है p का, अभी तो हमने बताया क्या होता है v होता है, राइट है। और ds का कॉन्जुगेट क्या होगा, वो t होगा, ये तो पता ही होता है सबको, है ना। ठीक, अच्छा आप ये बताइए आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। आइसोबारिक के लिए देखिए हमारे पास DH आ गया, केवल आप इस ट्रिक से DH को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप DG को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है ना, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम ले लो, IIT-JEM का ले लो, गेट का ले लो, RPSC, GPSC, ठीक। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से रिलेटेड अगर ये ट्रिक नहीं पता तो कुछ नहीं पता, ठीक, ओके। तो ये बहुत ही जल्दी क्या है कि इससे आप DH को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना, ओके। तो DH को आपने एक्सप्रेस कर लिया, इसी तरीके से DU को भी कर सकते हैं, DF को भी कर सकते हैं और DG को भी कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आती है इतनी बात, ओके। तो DH इज इक्वल टू ये हो गया, है ना, ओके, दैट्स नाइस। तो इसने क्वेश्चन में कहा कि आइसोबारिक प्रोसेस है, पहली बात तो हम लिख लेते हैं जरा, ओ प्लस TDS। इसने कौन कौन से वर्ड यूज करे, एक तो वर्ड यूज किया आइसोबारिक, ठीक हो गया, और एक कौन सा यूज किया, एक यूज किया रिवर्सिबल, और एक कौन सा यूज किया एडियाबैटिक। ये वर्ड्स यूज किए थे नहीं किए थे इसने, ये देखो रिवर्सिबल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ये वर्ड्स यूज किए इसने, श्रेया पांडे कांस्टेंट, ओके ओके, ठीक है। तो आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया भाई, DP 0 हो गया। रिवर्सिबल का मतलब कोई बताएगा मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, रिवर्सिबल क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या किसमें चेंज 0 होता है। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों नहीं, आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो रहेगा बाद में भी, देवराज पवार, ये वीडियो बाद में भी रहेगा तो उसकी हेडक मत लीजिए, आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए या फिर बाद में दोबारा भी देख सकते हैं आप इसे, ठीक है ना, ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पर, उसकी टेंशन मत लीजिए, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने DH इज इक्वल टू क्या बोला था, ये आ गया, DP 0 हो गया। रिवर्सिबल के लिए मैंने पूछा बच्चों से, किसी ने जवाब नहीं दिया, बहुत बढ़िया विकास, डेल्टा S 0 इन रिवर्सिबल प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा S जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, याद रखिए। और एडियाबैटिक के लिए DQ 0 होता है, फिलहाल यहाँ कोई यूज नहीं आ रहा उसका, ठीक है ना, ओके। DQ 0 होता है। तो यहां पर डेल्टा H क्या है, VDP प्लस TDS है। अरे भाई DP क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अरे भाई DS भी क्या हो गया, 0। ये रिवर्सिबल बोल रहा है कि DS 0 है, आइसोबारिक बोल रहा है DP 0 है, तो भाई DH क्या आ गया आपका, DH आ गया 0। अरे चेंज इन एंथैल्पी 0, तो H क्या, कांस्टेंट। किसी चीज में चेंज 0 है, कोई चीज चेंज हो ही नहीं रही, इसका मतलब अगर चेंज 0 तो वो चेंज ही नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, H कांस्टेंट है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन था हमारे पास, देखें, हाँ ये है तो C, कह रहे कि एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट इन द रिवर्सिबल, आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, ओके। तो C विल बी द राइट आंसर। तो ये जो ट्रिक है इसे याद रखिए, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, ठीक। ये जो एक बुक है गर्ग बंसल घोष, बहुत ही बढ़िया बुक है थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको पढ़ना है तो गर्ग बंसल घोष से पढ़िए, उसमें स्टैटिस्टिकल का पार्ट भी बहुत ही कम करके दे रखा है, ठीक, ओके। तो वो बुक पढ़िए, उसमें ये ट्रिक दी हुई है, समझ रहे, केवल ये ट्रिक ही नहीं, वो बुक भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, ठीक, ओके। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो मेरे लेक्चर देखिए, है ना, ओके, ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ना से इजी क्या होता है, लेक्चर देखना होता है, राइट, यस और नो, ओके, ठीक है। बट बुक से जो ज्ञान मिलता है उसका कोई भी क्या बोले, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिएगा जरा, एंथैल्पी, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम V हैव ए रिलेशन ऑफ व्हाट। इसके लिए भी मैं ट्रिक बताने वाला हूं, दूसरे भी लिखना बता ही दो, हाँ दूसरी ट्रिक भी बता रहा हूं मैं, दूसरी बता रहा हूं,
विकास स्टेट के 2 क्वेश्चन सर, हाँ स्टेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। अभी आरपीएससी का एग्जाम आ गया तो आरपीएससी चल रहा है, स्टेट भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। तो एंथैल्पी, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो दूसरी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जिन्हें याद है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं याद वो ध्यान से देखिए। क्या होता है यू एच एफ जी, ये याद रख पाओगे? मेरे लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है याद रखना, ठीक है ना, लेकिन आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए यू एच एफ जी, यू एच एफ जी याद रह जाएगा, रह जाएगा याद, ठीक है ना। नहीं रहता तो क्या करिए, कमरे पर एक कमरे में एक क्या लगाइए, चार्ट लगाइए, उस पर ये बना दीजिए, रोज देखेंगे तो याद ही हो जाएगा। मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। ओके, माइनस टी एस, इधर क्या हो गया प्लस पी वी, ये याद रह जाएगा। इधर माइनस टी एस, इधर क्या प्लस पी वी, मतलब इधर नीचे जाएंगे तो प्लस पी वी ऐड कर देंगे और राइट में जाएंगे तो माइनस टी एस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। दीज आर जस्ट द ट्रिक्स। कुछ तो ट्रिक याद करनी ही पड़ती है ना। वैसे मैं ट्रिक्स पे इतना जोर नहीं देता हूँ, कॉन्सेप्ट पर देता हूँ, बट कभी कभी काफी बेनिफिशियल होती है। ओके, ठीक है। तो एफ को अगर आपको लिखना है, जैसे अभी हमें क्या लिखना है, एफ लिखना है, एच लिखना है, ठीक है ना। तो एच ये रहा, है ना। तो एच को लिखना है तो एच पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अलाउड केवल ऐसे है और ऐसे है, अलाउड केवल इधर है और नीचे है, ठीक। एच पर पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे, यू से एच पर पहुंचा जा सकता है, क्या जोड़ के, पीवी जोड़ के, सही बात है नहीं। तो एच इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यू प्लस पीवी, राइट और नॉट, ठीक है ना। तो एच हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक, बहुत बढ़िया, है ना। समझ में आती है इतनी बात? अच्छा, ठीक है। एच एक्सप्रेस हो गया। कोई मुझे बताया कि एफ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टी। एच की क्या इक्वेशन आएगी बताएंगे? ओके, चित्रा बोल रहे हैं विकिपीडिया में भी है सर ये ट्रिक। ओके, कभी समझ नहीं आई। ओके ओके ओके, हाँ विकिपीडिया में भी हो सकती है ये ट्रिक, ठीक है। ओके, ठीक है। आप मुझे बताइएगा जरा एफ को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। जैसे मैंने ये ट्रिक बताई, एच को मैंने कैसे लिखा, ये तो पूरा याद रखना पड़ेगा, यू एच एफ जी याद रखना पड़ेगा, राइट। नीचे जाएंगे तो प्लस पीवी, पीवी ऐड करेंगे, राइट जाएंगे तो माइनस टी एस ऐड करेंगे, राइट। माइनस टी एस ऐड करेंगे या फिर बोल सकते हैं टी एस सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। ओके, तो अभी मैंने एच लिखना बताया, एच पर कैसे पहुंच सकते हो, यू से, ऐसे क्रॉस अलाउड नहीं है, ठीक। यू से पहुंचोगे तो यू प्लस क्या हो गया, पीवी हो गया, राइट। ज्योति ने आंसर दिया है एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, दैट इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, ठीक। ज्योति एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस इज द राइट आंसर, ठीक। तो एफ इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कैसे, यू से ही तो पहुंचोगे यार, ऊपर जाना अलाउड नहीं है तो जी से नहीं पहुंच सकते, एच से नहीं पहुंच सकते तो यू से, इधर तो अलाउड है, ऐसे अलाउड है, नीचे अलाउड है, ठीक है ना। तो यू से अगर एफ पे जाना तो माइनस टी एस लेना पड़ेगा, तो यू माइनस क्या हो गया भाई, टी एस हो गया, ये एफ हो गया। मैंने क्या बताया कि केवल मैं आज क्वेश्चन ही नहीं करा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरी ट्रिक ही आपको बता दे रहा हूं, ठीक। तो बहुत ही बेनिफिशियल है, केवल आरपीएससी ही नहीं, जितने भी कोर्सेज है सबके लिए, समझ रहे हैं। ओके, तो u माइनस टी एस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा, श्रेया एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डेट्स नाइस नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। सबको ये ट्रिक समझ आई होगी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे ये वीडियो बाद में भी रहेगी तो तब ले लेना, है ना। अभी क्वेश्चन कराते हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें तो 30 क्वेश्चन थे, मैंने 15 अभी लिए हैं और 15 अगले लाइव में लूंगा, ठीक। ओके ओके, द वैल्यू ऑफ द सीपी माइनस सीवी क्या होती है, जहां पर टी तो टेम्परेचर है, अल्फा है वॉल्यूम कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा जो है ना वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और ई इज द मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, या फिर बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हैं, इतना भारी वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हैं, क्या मॉडुलस ऑफ द थर्मल इलास्टिसिटी को बल्क मॉडुलस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो सुना होगा 11th में भी, है ना। ओके, अच्छा तो बताइए कि कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये तो सुना होगा,
ठीक है ना। ये लेकिन केवल ट्रू किसके लिए है, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ट्रू है, समझ रहे। Cp माइनस Cv का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, कोई बताएगा। वैसे इक्वेशन टाइप करना काफी मुश्किल है, मैं ही लिख देता हूं, ठीक। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T, ठीक, dV अपॉन dt dP अपॉन dt, दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कांस्टेंट प्रेशर। ओ दोबारा लिख देते हैं, इस रिलेशन को याद रखिए, ये बहुत ही काम देने वाला है आपको। dt ये होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर, ठीक। ये जनरल फॉर्मूला है, चाहे वो रियल गैस की बात हो या कोई सी भी गैस हो, ठीक। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन में ये जो पूरा टर्म है ये रिड्यूस होके क्या बन जाता है, R, जिसे क्या बोलते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, सुना होगा, ठीक है ना। ओके तो dV अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dP अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसे हमें प्रूफ करना है ना। तो चलिए प्रूफ करते हैं क्या है। ओके तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या पता होनी पड़ेगी, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इतना बड़ा नाम है, मैं ई बोल दे रहा हूं। E इज इक्वल टू होता है सिंपली dP चेंज इन द प्रेशर माइनस ऑफ फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है ना, चेंज इन द प्रेशर अपॉन द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है ना। जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम तो चेंज हो गई किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है समुद्र के नीचे डाल दी बिल्कुल तली में, तो क्या होगी, वो बॉल कंप्रेस हो जाएगी प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन, कितना कंप्रेस होगी वो उसकी जानकारी कौन देने वाला है, वो देगा बल्क मॉडुलस, राइट है, ठीक है। ओके तो dP अपॉन dV मतलब चेंज इन द प्रेशर अपॉन द फ्रैक्शनल चेंज विल गिव यू द E, बल्क मॉडुलस, या फिर जो भी ये वर्ड यूज किया गया, मॉडुलस ऑफ द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ये डेफिनेशन होती है, ठीक। ये एट कांस्टेंट क्या होती है, टेम्परेचर होती है, समझ रहे हैं। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी डेवर P अपॉन डेवर V एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, ठीक हो गया। ये तो E की डेफिनेशन हो गई। व्हाट अबाउट द अल्फा, अल्फा की डेफिनेशन क्या होती है, वॉल्यूम कोएफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन वो होती है अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V डेवर V ओवर डेवर T एट कांस्टेंट क्या, प्रेशर, ठीक है ना। ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनी एंट्रेंसेस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बस इन जस्ट इन डेफिनेशंस पर ही, ठीक। ये डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, राइट। तो हम क्या करते हैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू T डेवर V ओवर डेवर T की वैल्यू, मतलब यहाँ पर डेवर V ओवर डेवर T है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, V अल्फा, तो V अल्फा लिख दी। और अब हमारे पास टर्म कौन सा है, dP ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dP ओवर d क्या है, T एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम, राइट। ओके ठीक है, तो dP ओवर dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बस इसकी अगर वैल्यू निकल जाए तो भी हम लोग कनेक्ट कर लेंगे किसे, आइसोथर्मल अल्फा को कनेक्ट, E को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो E की वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि E की वैल्यू क्या है, वो ये है। तो dP ओवर dt के लिए एक ट्रिक यूज की जाती है, ठीक है ना, वो क्या है जरा देखिएगा। dP इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या, डेवर P ओवर डेवर V एट कांस्टेंट क्या, टेम्परेचर, ठीक है ना, ओके। और इधर क्या, dV प्लस डेवर P ओवर डेवर क्या, T dt एट कांस्टेंट क्या, वॉल्यूम, समझ रहे हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, कहां पर, IIT जैम में आ चुका है, समझ रहे हैं, ओके। बहुत जगह इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, ओके। तो ये एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जब भी यहाँ पर हम फंसते हैं dP ओवर dt फाइंड आउट अगर जब भी करने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके की इक्वेशन यूज करते हैं, dP इज इक्वल टू dP ओवर dV, मतलब P is the function of if P is the function of V and T you can express that like that, okay। अच्छा, अगर P कांस्टेंट हो गया
ठीक है ना, एट कांस्टेंट क्या P, कांस्टेंट P हो गया तो ये 0 हो जाएगा, राइट है, ये चीज क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी, ये जो यहाँ पर चीज लिखी हुई है ना, ओके। तो आप देखेंगे क्या dp ओवर dv, dp ओवर dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है dv प्लस dp ओवर dt एट कांस्टेंट क्या इधर dt रहा और यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट v हो गया, राइट, ओके। अगर इधर v है तो यहाँ v होगा, यहाँ पर t है तो यहाँ t होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको निकालना क्या था, dp ओवर dt की वैल्यू निकालनी थी ना, तो देखिए क्या आ जाएगी, डेवर p ओवर डेवर v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेवर v और ये dt नीचे आ जाएगा, dt एट कांस्टेंट किस पर बता रहे हैं ये इक्वेशन हम, p पर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेवर p ओवर डेवर t, इसकी वैल्यू तो निकाल रहे थे, तो इसकी वैल्यू आ गई, बस वहां पुट करना है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या आ रहा था जरा बताएंगे, वो था ये TV अल्फा, क्या था TV अल्फा, और क्या था डेवर P ओवर डेवर T। अच्छा dP अपॉन dV की वैल्यू क्या है, वो तो यहां पर क्या लिख देते हैं, dP ओवर dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dV ओवर dt एट कांस्टेंट क्या प्रेशर। अगर V से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, देखिए अगर इसमें देखिएगा जरा ध्यान से, अगर इसमें V की मल्टीप्लाई कर दें और इसे V से डिवाइड कर दें तो ये डेफिनेशन बन गई, ये किसकी डेफिनेशन है, अल्फा की, और ये किसकी डेफिनेशन है जरा बताएंगे, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, E की, बल्क मॉडुलस की, समझ रहे हैं। तो ये आ जाएगा टी वी, और ये अल्फा तो लिखा ही गया, और ये जो डेफिनेशन बन जा रही है दोनों, वो कौन सी बन जा रही है, एक तो बन जा रही है ई और एक बन जा रही है अल्फा। तो चाहो तो आप ये डायरेक्ट रिलेशन भी याद रख सकते हो, टी वी अल्फा स्क्वायर ई, चाहो तो आप ये याद रख सकते हो, वेयर अल्फा वेयर ई इज द व्हाट, ई इज द बल्क मॉडुलस। समझ में आती है बात। तो बी इज द राइट आंसर। ऑल्दो थोड़ा लंबा गया ये क्वेश्चन, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानने को काफी मिला होगा। केवल ये इसी टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता, ठीक है ना, वो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी के टर्म में भी कह सकता है। आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी केटी होती है, जो कि 1 बल्क मॉडुलस होती है, उसके टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एग्जाम कोई सा भी हो। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो होपफुली सबको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका आंसर जल्दी से तुरंत, अत्यंत तुरंत बताइएगा, ठीक। Z1 Z2 आर द पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू सिस्टम्स रेस्पेक्टिवली, ठीक, दो सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन है Z1 Z2, ठीक। तो इस पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन अगर Z है, ठीक, तो Z को कैसे इन द टर्म्स ऑफ Z1 Z2 एक्सप्रेस कर सकते हैं वो बताइए जरा, ठीक है ना, बताएंगे। अरे बताइए, पार्टीशन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है। पार्टीशन जो फंक्शन होता है, अगर एक सिस्टम, मतलब एक सिस्टम है, उसके अंदर दो सिस्टम है Z1 Z2, इसके पार्टीशन फंक्शन हो गए, तो इस पूरे सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी इसकी तरीके से होता है ये Z। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साइमल्टेनियस प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है उनकी, इसका भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ओके, तो जो पार्टीशन फंक्शन है उसके अंदर प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हैं। ऐसे ही अगर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो भी क्या होती है, प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ओके ओके, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश चित्रा एंड विकास, इट्स नाइस। और अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो वो क्या होती है, वो एडिटिव होती है, याद रखिए। तो याद रखिए कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो एडिटिव है, कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी कि वो प्रोडक्ट को फॉलो करती है या फिर समेशन को फॉलो करती है ना। ओके, डी बता रहे हैं, डी इज नॉट द राइट आंसर सुधीर। ओके, ए इज द राइट आंसर। आपने लेकिन ट्राई किया, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है इसकी, पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं,
ठीक, ओके, हाँ बहुत बढ़िया, दैट्स नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी था। ओके, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम विच ऑफ द इन विच कॉन्टेक्ट विद द हीट रिजर्वायर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ द गिब्स एनर्जी इज। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछ रहा है। तो भाई डीजी को एक्सप्रेस करना, अभी हमने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की एक ट्रिक बताई, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, बताई नहीं बताई, ठीक है ना, ओके। तो गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी क्या फाइन टीचर्स। अभी ट्रिक बताई या नहीं बताई? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, कि लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये ट्रिक जरूर लगाइए, आंसर आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस ट्रिक से ही हो जाते हैं, ठीक। हाँ, माइक्रो स्टेट्स भी मल्टीप्लाई होती हैं विकास, दैट्स नाइस, ओके, ठीक है। तो हमें यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कह रहा है, इसे डीजी को जरा एक्सप्रेस करिए। तो इसे बना लीजिए जरा, यहाँ पर कैसा बनेगा? ये तो हो गया जी, ये हो गया पी, और ये हो गया टी। राइट में जाने पर पॉजिटिव, नीचे जाने पर नेगेटिव, तो डी जी इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं क्या, राइट में गया तो पॉजिटिव पी, पॉजिटिव डी पी रहेगा, नीचे गया तो नेगेटिव डी टी रहेगा, ठीक है ना। P का कॉन्जुगेट क्या? V। T का कॉन्जुगेट क्या? T का कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों? वो होता है S। ओके, ये आया S। तो ये हो गई इक्वेशन। अब भाई ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि सर कांस्टेंट तो प्रेशर है, प्रेशर तो क्या है सर? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो dP क्या हो गया? 0, और टेम्परेचर भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो भाई सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो गया। dt भी क्या हो गया? वो भी 0 में गया, और dp भी क्या हुआ? वो भी 0 में गया। dt dp दोनों ही 0 चले गए, तो dg बराबर क्या हो गया? 0 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि इज ऑलवेज 0। भाई ये क्या कह रहा था कि द वैल्यू ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नहीं कह रहा था, द वैल्यू ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? क्या इंक्रीज कर रहा है? डेल्टा जी तो 0 आ रहा है, कहाँ का इंक्रीज कर रहा है? क्या मैक्सिमम है? नहीं, ये तो 0 है, ये भी नहीं है। क्या जी की वैल्यू 0 है? नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं अगर डी जी 0 है तो ये मिनिमम होगा, ठीक। तो मिनिमम इज द राइट आंसर, ठीक है ना। डेल्टा जी अगर 0 आ गया तो हम मिनिमम चूज करेंगे कि मिनिमम रहेगा। अगर हाँ ये वैसा बोलता कि जी इज कांस्टेंट, तो वो वाला ऑप्शन हम टिक कर देते। अभी यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ डेल्टा जी अगर 0 आ रहा है तो हम उसे मिनिमम मानेंगे। समझ में आती है बात, ठीक है ना। ओके, तो डी जी अगर 0 आ रहा है तो हम बोल देंगे कि जी इज मिनिमम इन दिस केस। फॉर श्योर जी इज नॉट 0, ठीक है ना, जी 0 नहीं होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया, 15 क्वेश्चन है, बने रहिए, आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलेंगी। हाँ, बहुत बढ़िया चित्रा, डी जी इज इक्वल टू 0, डेट्स नाइस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन? बताएंगे जरा, बताएंगे फेज, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है या क्या नहीं होता है, यही बता दीजिए, है ना। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या नहीं होता है? क्या वॉल्यूम चेंज होता है सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में? चित्रा वो मिनिमम कोई और ऑप्शन नहीं है, तो देखिए कांस्टेंट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, वरना जी कांस्टेंट हो जाता, वो आंसर हो जाता, ठीक है ना। बट यहां पर क्या है कि अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज किया जाए तो क्या आएगा? अगर डेल्टा जी 0 आ गया है तो वो मिनिमम को शो कर रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि भाई डेल्टा जी डिपेंड कर रहे हैं डीपी और डीटी पर, वो दोनों ही चीजें क्या हो जा रही हैं? 0 हो जा रही हैं। तो डेल्टा जी को हम क्या कह सकते हैं? मिनिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नहीं होगा वो किसी हालत में, समझ रहे हैं? अच्छा, डी बता रहे हैं, अगले का आंसर डी बता रहे हैं आप लोग। हाँ, डी इज द राइट आंसर जिन लोगों ने दिया, विकास ने आंसर दिया है। हाँ, डी इज द राइट आंसर विकास, दैट्स नाइस। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा
वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में? देखिए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के एग्जाम्पल कुछ याद रखिए, जिसमें से इसने सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट कवर करा रखे हैं, ठीक है ना। देखिए इसने पहली चीज दी है कि द लिक्विड हीलियम के दो टाइप होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है और एक सेकंड होता है। तो जब वो फर्स्ट से सेकंड में जाती है ना, एक ये पॉइंट होता है, सेकंड पॉइंट बोलते हैं इसे, ये लैम्डा पॉइंट भी बोल देते हैं इसे, लैम्डा पॉइंट, ठीक है ना। तो लैम्डा पॉइंट में लिक्विड हीलियम 1 से जब लिक्विड हीलियम 2 में ट्रांजिशन होता है तो लिक्विड हीलियम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना, बट उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं फर्स्ट हीलियम से। फर्स्ट और सेकंड हीलियम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है, राइट। चित्रा डी इज द राइट आंसर, दैट्स नाइस, ओके। बी की अगर बात करूं, ये सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल है क्योंकि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। सेकंड ऑर्डर में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब वॉल्यूम वही रहा लेकिन प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की चेंज हो गई। लिक्विड हीलियम 1 और सेकंड दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, ओके। सेकंड में क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन ऑफ द फेरोमैग्नेटिक टू द पैरामैग्नेटिक। आपको पता है कि अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके पास, उसे खूब गर्म करे जा रहे हैं, ठीक है ना। एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर, उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप लोगों ने कर दिया तो क्या होगा, वो फेरो किस में चेंज हो जाएगा, पैरा में चेंज हो जाएगा। क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज हो गई लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा ट्रांजिशन है, सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन है। वैसे तो सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर में बात काफी लंबी भी हो सकती है, काफी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन याद रखिए सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जा रहा है क्यूरी टेम्परेचर पर, तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और फॉर श्योर वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा, राइट। तो यहाँ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, नॉट पूछ रहा है। अगर सी की बात करूं मैं, सी क्या कह रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू ऑर्डिनरी कंडक्टर, ठीक है ना। तो उसमें भी सुपर कंडक्टर अगर नॉर्मल कंडक्टर में बन जा रहा है तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ठीक। अच्छा कोई और मुझे एग्जांपल देना चाहेगा? इन 3 एग्जांपल के अलावा कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का? कोई देगा मुझे एग्जांपल सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जांपल दीजिए जरा कोई, इसके अलावा, इन 3 के अलावा, ठीक है ना, ओके। इन 3 के अलावा क्या है कि जो वाटर है वो क्रिटिकल पॉइंट के आगे जब चला जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट से आगे जब जाता है तो गैस और लिक्विड फेज बिल्कुल कंटिन्यूअस होती है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट पर भी जो ट्रांजिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। ये रेयर एग्जांपल है, ठीक है ना, ओके ओके। तो याद रखिए, तो डी में क्या है कि वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली वाटर का वॉल्यूम अलग होगा और वेपर का वॉल्यूम अलग होगा, तो ये कौन सा ट्रांजिशन हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन हो गया, ठीक है ना। वाटर और वेपर का तो वॉल्यूम अलग हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ओके। चित्रा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, यस राइट, वॉल्यूम इज, हाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, दैट्स नाइस, ओके, यस फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन कौन सी है इसमें से, बताएंगे? क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म लिखें तो वो क्या होती है, डी, ठीक है ना, वो L बाय टी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम होती है नहीं होती है, ठीक है, ओके होती है। तो dp ओवर dt इज इक्वल टू L अपॉन टी vf माइनस क्या हो जाएगा, vi हो जाएगा, ठीक है ना, या v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू L क्या होती है, बताएंगे जरा क्या होती है? हाँ, सी इज द राइट आंसर सीमा, दैट्स नाइस, ठीक है ना। लेटेंट हीट बोलते हैं इसे, लेटेंट हीट, ओके, एंड टी इज द टेम्परेचर। क्या होता है कि जैसे वाटर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तो यू कैन यूज व्हाट, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन, ठीक है ना। फेज ट्रांजिशन अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्या,
क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन। किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो भी इस तरीके के पॉइंट्स हैं किस पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। पहाड़ों पर कुछ और होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट और जमीन पर कुछ और होगा, ये कौन डिसाइड करता है? क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन, राइट। मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन क्या होती है? L/T V फाइनल माइनस V इनिशियल। और ये कोई ऐसा वैसा V नहीं है, ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, इसका एक नाम है, क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है ना, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो किससे? मास से। किसी भी चीज को स्पेसिफिक करना है तो किससे डिवाइड कर दो? मास से डिवाइड कर दो। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया? नॉर्मल वॉल्यूम अपॉन द मास। समझ रहे हैं? ओके, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया विकास, दैट्स नाइस। तो सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, T/L, L/T होता है, T/L नहीं होता, याद रखिए, ठीक। ओके, आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1, S इज द एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, इसलिए स्मॉल s से डिनोट कर रहा हूं, अपॉन T V2 माइनस V1, ठीक है ना। एंड V इज नॉट द वॉल्यूम, दैट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। S इज नॉट द एंट्रोपी, दैट इज व्हाट? स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक। इस चीज को याद रख पाएंगे? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 14 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक सिंगल पार्टिकल ऑफ द मास इनक्लोज इन द वॉल्यूम V, द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रो स्टेट्स इन द एनर्जी रेंज E to DE वेरीज विद द E to the power वॉट। ठीक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में लिखने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट GE वो क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E to the power D/S -1। आपको पता है डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है? स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट है। तो स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिखी जाएगी यहाँ पर? d ओमेगा ओवर DE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E to the power D/S -1। अब सवाल ये आ रहा होगा कि भाई ये D और S क्या है ना। किसी ने आंसर दिया है इसका, D आंसर दिया है 2। चलिए देखते हैं इसका 2 होगा या नहीं होगा, ठीक। ओके, कुछ लोग दे रहे हैं C इसका आंसर, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है दैट डिपेंड्स ऑन द E to the power D/S -1, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होती है? नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी। तो d ओमेगा बाई DE हो गया, ठीक हो गया, ठीक। तो d ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप? d ओमेगा इज इक्वल्स टू E to the power D/S -1 और इंटू DE। DE इसके नीचे था, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी डायमेंशन उसने दे नहीं रखी कोई, तो क्या मानेंगे? 3 मान लेंगे। जब कोई डायमेंशन दी नहीं होती ना, तो आपको क्या मानना है? 3 डायमेंशन मानना है, ठीक। और S की वैल्यू क्या होगी? S कौन डिसाइड करता है? एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। अभी इसने यहाँ पर ये फ्री पार्टिकल है, ठीक है ना, सिंगल पार्टिकल है, मास बस m का, ये फ्री है पार्टिकल, ठीक। तो जो S होता है ना, वो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन जो होता है उसकी पावर होती है। P की जो पावर होती है वही क्या होती है? वो S होती है। याद रखिएगा जरा इस चीज को, ठीक। तो अगर आप फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी लिखें तो क्या लिखते हैं? P²/2m लिखते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो P²/2m लिखते हैं, तो यहाँ पर S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पे 2, D की वैल्यू होगी 3 और S की वैल्यू क्या हो गई? वो 2 हो गई, राइट। तो d ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E to the power कितना? 3/2 -1। तो E to the power 3/2 ये 1.5 -1 कितना हो गया? 0.5, हाफ हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? हाफ आएगा, ठीक है ना। सुधीर, सीमा एंड ओके, आप लोग 2 बता रहे थे, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए, राइट। तो A इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं? तो एसेसिबल माइक्रो स्टेट्स ऐसे निकाली जाएंगी फ्री पार्टिकल के लिए, ओके। आप इन जनरल निकाल सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, ठीक। इट विल हेल्प। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं कि फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछ रहा है बस।
किसे याद नहीं होता फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन? इसका आंसर जरा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मुझे, क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो F इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस NKT log Z होता है, राइट? सभी लोगों को याद है ये फॉर्मूला, है ना? ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, माइनस NKT log Z, राइट? ओके ठीक है, बी सभी लोग बता रहे हैं, चरमे मेहता बी राइट, चित्रा बी राइट, ओके दैट्स नाइस। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। तो आरपीएससी का डिस्कशन जो है ना वो चल ही रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में जो प्रशांत सर है वो आरपीएससी का डिस्कशन लेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, बाकी नेक्स्ट लाइव में मिलते हैं, ठीक है ना? और 6 बजे बिग अपॉर्चुनिटी का अनाउंसमेंट होगा, ठीक है ना? तो आप लोग सब आइएगा उसमें, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।